हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 13 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि टाटा द्वारा निर्मित भारत की जो पहली ओमनिक्रॉन टेस्ट किट थी वो कौन सी थी जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा मंजूरी मिली थी। यहाँ पर देखिएगा, ओमनिक्रॉन टेस्ट किट जिसे यहाँ पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान द्वारा यहाँ पर मंजूरी दी गई थी और ये थी ओमिश्योर। क्या नाम था इसका? ओमिश्योर था, जो कि टाटा ग्रुप द्वारा निर्मित की गई थी। उसके बाद में देखिएगा, आप बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है, किस देश ने फरवरी 2022 में एक नई मिसाइल खैबर बस्टर का अनावरण किया है? खैबर बस्टर जो एक नई मिसाइल है ये है ईरान की। ईरान ने हाल ही इसका अनावरण किया है और यहाँ पर इसकी कुछ खूबियाँ हैं जो आपको बता देते हैं। ये जो मिसाइल है इसकी रेंज कितनी है? 1450 किलोमीटर तक जो है इसकी रेंज बताई गई है, यानी कि 1450 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। मिसाइल का इंजन जो है ठोस ईंधन से चलता है और अगर यहाँ पे बात करते हैं तो रिपोर्ट के अनुसार ये जो मिसाइल है काफ़ी सटीकता से अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है और ये जो है पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो हमने बात की है खैबर बस्टर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये ईरान ने लॉन्च की है। किसने? ईरान ने, जिसकी मारक क्षमता 1450 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देख लेते हैं। यहाँ पर वर्ष 2020-21 के लिए किन्हें 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है नितिन गडकरी को। किसको? नितिन गडकरी को ये पुरस्कार दिया गया है। नाम ध्यान रखना है बस आपको। ठीक है, अगला अपडेट देखते हैं। यहाँ पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री फीचर राइटिंग विद फायर, जिसे 94वें ऑस्कर जो अकादमी पुरस्कार है इसके लिए नामांकित किया गया है, निम्न में से किस पर आधारित है? हाल ही देखिएगा, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, भारत का एकमात्र जो डॉक्यूमेंट्री जो 94वें ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है और इसका नाम है राइटिंग विद फायर। क्या नाम है इसका? राइटिंग विद फायर इसका नाम है। और यहाँ पर ये राइटिंग विद फायर जो है किस पर आधारित है? तो ये आधारित है आपकी खबर लहरिया पर। किस पर? खबर लहरिया पर। थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स में जरूर जो बात करेंगे। देखिए, जो राइटिंग विद फायर है ये दलित महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे अखबार खबर लहरिया पर प्रकाश डालता है। ध्यान रखिएगा, दलित महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे अखबार जिसका नाम क्या है? दलित लहरिया। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा दलित लहरिया क्या है? एक अखबार है जो खबर लहरिया क्या है? तो खबर लहरिया जो है एक दलित महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा अखबार है। तो इस अखबार की शुरुआत हुई थी 2002 के अंदर दिल्ली में स्थित NGO निरंतर द्वारा। इसको जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के त्रिकूट में इसकी शुरुआत की गई थी। जो निरंतर नाम का NGO है इसी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और राइटिंग विद फायर में खबर लहरिया के प्रिंट से डिजिटल में शिफ्ट खोजने की जो जर्नी है इसको इसके अंदर दर्शाया गया है। इस फिल्म में मीरा और उनके साथी पत्रकारों की कहानी बताई गई है जो नई तकनीक सीखते हुए पितृसत्ता पर सवाल उठाती है और पुलिस बल की असक्षमता की जांच करती है और जाति व लिंग हिंसा के पीड़ितों के बारे में लिखती है। तो ये सारी चीज़ें इस पुस्तक के अंदर इन्होंने बताई है, इस अखबार के अंदर इन्होंने लिखी है। ठीक है, इस NGO ने, और जो इसके अंदर काम करने वाले जो मतलब कि पत्रकार है उनकी कहानी इसमें दर्शाई गई है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। फिर देखते हैं अगला अपडेट अपना। फरवरी 2022 में किस अंतरिक्ष एजेंसी के 40 स्टारलिंक उपग्रह एक तीव्र भूचुंबकीय तूफान में नष्ट होने के कारण ये खबरों में रहे हैं? तो यहाँ आपका सही आंसर होगा SpaceX। देखिए, SpaceX जो कि अमेरिका की एक निजी या प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ठीक है, SpaceX। ठीक, तो इसी के ये हाल ही एक तीव्र भूचुंबकीय तूफान के कारण जो है इसके लगभग 40 से अधिक जो उपग्रह हैं वो नष्ट हो चुके हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट जो है वो नष्ट हो चुके थे। उसके बाद में देखिएगा, भारत सरकार का जो ड्रोन आयात प्रतिबंध है निम्न में से किस पर लागू नहीं होगा? अभी आपने रिसेंटली जो है 1-2 दिन पहले खूब न्यूज़ में सुना होगा कि जो ड्रोन आयात है पर कंप्लीटली यहाँ पर बैन लगा दिया है सरकार ने, भारत ने।
लेकिन यहाँ पर देखिएगा ऐसा, यहाँ इससे क्वेश्चन जो बन सकता है वो ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि ये सब जानते हैं कि आयात पर बैन लगा दिया, लेकिन निम्न में से कौन सी चीज़ों पर यहाँ पर इसमें स्किप किया गया है, छोड़ा गया है, जिस पर बैन नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, रक्षा उद्देश्य से अगर कोई ड्रोन आयात करती है सरकार, तो वो आयात कर सकती है, उस पर कोई बैन नहीं है, ठीक है। दूसरा एक जो क्षेत्र है वो है अनुसंधान और विकास के लिए। कोई भी अनुसंधान और विकास के उद्देश्य से अगर सरकार ड्रोन का आयात करती है तो वो कर सकती है, कोई भी जो संस्था है अगर ड्रोन का आयात करती है तो कर सकती है, ठीक है, उस पर कोई बैन नहीं। और तीसरा है ड्रोन उपकरण। ड्रोन उपकरण भी जो है कुछ जो प्रमुख जो ड्रोन उपकरण जो कि नेसेसरी हैं, उनको भी यहाँ पर जो है भारत में आयात किया जा सकेगा। तो ये तीनों जो क्षेत्र हैं, तीनों जो चीज़ें हैं, इस क्षेत्र में ड्रोनों का आयात पर प्रतिबंध नहीं है, इनको यहाँ पर आयात कर सकते हैं। एक तो रक्षा के उद्देश्य से अगर आप कोई ड्रोन को मंगवा रहे हैं, जैसे कि रक्षा क्षेत्र में उपयोग के लिए, तो वहाँ पर आप मंगवा सकते हैं, ठीक है, आयात कर सकते हैं। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। बाकी इनके अलावा जितने भी जो फील्ड्स हैं उसके लिए ड्रोन आयात पर कम्प्लीटली यहाँ पर बैन लगाया गया है सरकार द्वारा। चलिए, इसका बैन का उद्देश्य क्या था आपको यहाँ पर अच्छे से पता होगा। जो हमारे भारत में जो ड्रोन निर्माण प्रणाली है उसको बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पे स्वदेशी ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए ये कदम सरकार ने उठाया है। तो आपका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला अपडेट है, किस राज्य ने नम्मा साले अन्ना कोडू के ऐप विकसित किया है जो कि सरकारी स्कूलों की बुनियादी ढांचागत जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। तो ये जो एप्लीकेशन है कर्नाटका सरकार ने शुरू किया है। नाम है एप्लीकेशन का नम्मा साले नन्ना कोडू के, इसका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटका सरकार ने शुरू किया। देखिए, इस एप्लीकेशन का जो उद्देश्य है वो है जो कर्नाटका की जो सरकारी स्कूलें हैं, ठीक है, उनकी जो बुनियादी ढांचागत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना। यानी कि अगर कहीं पे शिक्षकों की कमी है तो उसको पूरा करना, जो सरकारी स्कूलें हैं उनमें जो भी साफ़ सफाई और जो भवन निर्माण वगैरह जितने भी जो कार्य हैं जिनकी कमी है, उनको यहाँ पर ज़रूरतों को पूरा करने के मकसद से ही जो कर्नाटका सरकार है उन्होंने ये नम्मा साले नन्ना कोडू के एप्लीकेशन जो है ये विकसित किया है, ठीक है। फिर देखिएगा अगला अपडेट है, भारत किस देश को एक यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए एक अनुदान देने पर सहमत हो गया है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, श्रीलंका में भी जो है अब भारत की तर्ज पर, जैसे हम भारत में आधार कार्ड का यूज कर, सरकार ने आधार कार्ड लागू किया है भारत के अंदर, उसी प्रकार अब जो है श्रीलंका भी इस भारत अपने देश के अंदर लोगों की आइडेंटिटी के लिए ये कि एक यहाँ पर एक फ्रेमवर्क, यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को लागू कर रही है, और यहाँ पर आधार की तरह ही ये वहाँ पर लागू किया जाएगा लोगों की आइडेंटिटी को यहाँ पर रखने के लिए। तो ये श्रीलंका में किया गया है, और इसके लिए जो है यहाँ पर जो श्रीलंका है देश है, इसको भारत सरकार यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अनुदान देने पर हाल ही में सहमत हो गया है भारत, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से कौन सा शहर दिसंबर 2024 तक देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा। तो ये अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है सूरत के अंदर, ये देश का पहला जो है बुलेट ट्रेन स्टेशन बन जाएगा 2024 में कंप्लीट होके। तो इतना आपको ध्यान रख लेना बस। नेक्स्ट अपडेट है, नीट परीक्षा खत्म करने के लिए किस विधानसभा ने हाल ही में एक विशेष विधानसभा सत्र के नीट विरोधी विधेयक को फिर से अपना लिया है। तो यहाँ पर एक बार फिर से जो है नीट विरोधी विधेयक जो है इसको पास कर दिया गया है, और ये किस विधानसभा, आपका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है इस नीट को ख़त्म करने के लिए विधेयक फिर से जो है पास किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। यहाँ पर निम्न में से किस देश में स्थित JET जो जी प्रयोगशाला है, इसने परमाणु संलयन ऊर्जा में 59 मेगा जूल ऊर्जा का उत्पादन करके एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये रिकॉर्ड बनाया है यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने। देखिएगा, जो यूके है वहाँ पर स्थित जो जेट प्रयोगशाला है उसने परमाणु संलयन ऊर्जा में 59 मेगा जूल का ऊर्जा का उत्पादन किया है, और ये अब तक का हाईएस्ट उत्पादन है विश्व के अंदर। एक नया रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया है। फिर देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित भारत अफ्रीका संबंध
चेंजिंग होराइजन्स नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? राजीव भाटिया के द्वारा। राजीव भाटिया कौन है? राजीव भाटिया जो गेटवे हाउस में विदेशी नीति अध्ययन कार्यक्रम के एक विशिष्ट फेलो राजदूत हैं, राजीव कुमार भाटिया, इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जिसका टाइटल है भारत अफ्रीका संबंध, चेंजिंग होराइजन्स, इसका यहाँ पर टाइटल है। ठीक है, पुस्तक ये एक जो है इनकी ये तीसरी पुस्तक है, और यहाँ पर इस पुस्तक के बात करते हैं तो इसमें क्या है, ये पुस्तक जो वैश्विक मामलों में एक महत्वपूर्ण अभिनेता और धारक के रूप में अफ्रीका के उद्भव और दावे तथा भारत और अफ्रीका के बीच जो संबंधों के परिवर्तन है उसकी पड़ताल इस पुस्तक में की गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो राजीव भाटिया ने इसको लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, किसने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और वाडी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो जीवा प्रोग्राम शुरू किया गया है नाबार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा इस जीवा प्रोग्राम को शुरू किया गया है। जीवा जो है एक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम है, जो नाबार्ड के वाटरशेड कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का एक सम्मेलन है, और इसे कितने राज्यों में लागू किया जाएगा? 11 राज्यों में इसको लागू किया जाएगा, जिसमें 5 कृषि क्षेत्र शामिल है जो पारिस्थितिक रूप से नाजुक और वर्षा आधारित क्षेत्रों में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नाबार्ड की यहाँ पर बात हुई है, इसका जो है थोड़ा डिटेल ध्यान रख लीजिएगा। जो गठन हुआ था नाबार्ड का हुआ था 12 जुलाई 1982 को इसका गठन किया गया था। नाबार्ड का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो मुंबई के अंदर है, और जो अध्यक्ष वर्तमान में वो है गोविंदा राजुलू चिंताला, इसके अध्यक्ष वर्तमान में। ठीक है, नाबार्ड के। फिर देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 5 कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल CGOPV परियोजना का जो 5वां और जो अंतिम पोत है वो हाल ही जो तटरक्षक बल है उसको डिलीवर कर दिया है, ये सौंप दिया है। इस पोत का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा सक्षम। देखिएगा, एक समझौता हुआ था जो GSL है, जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म, इसके द्वारा जो है 26 अगस्त 2016 में जो रक्षा मंत्रालय इसके साथ एक समझौता किया था 2016 में। किसके लिए हुआ था ये समझौता? 5 CGOVP के अनुबंध के लिए समझौता हुआ था। यानी कि जिसके तहत जो है जो GSL है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वो टोटल 5 जो यहाँ पर CGOVP जो है CGOPV इसके निर्माण के लिए एग्री हुआ था, और उसी के तहत जो है ये स्वदेशी परियोजना का ये हाल ही में जो 5वां और जो अंतिम पोत है जिसका नाम है ICGS सक्षम, इसको नाम दिया गया है, जो हाल ही में यहाँ पर जो है जो हमारा तटरक्षक बल है, भारतीय तटरक्षक बल, उसको सौंप दिया गया है, डिलीवर कर दिया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखिएगा, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको शॉर्ट में आप कहते हैं EIU, इसके अनुसार 2021 का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है इसमें वैश्विक रैंक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो डेमोक्रेसी रैंकिंग या लोकतंत्र सूचकांक जिसको आप कहते हैं हिंदी में, इसमें भारत को 46वें स्थान पर रखा गया है इस बार। कौन से स्थान पर? 46वें स्थान पर। देखिए यहाँ पर टोटल जो है हाल ही में 167 देशों का जो है ये सूचकांक जारी किया गया था, जिसके अंदर भारत 46वें नंबर पर रहा है, और उसके अलावा यहाँ पर आपका अफगानिस्तान 167वें नंबर पर, पाकिस्तान 104वें नंबर पर रहा है, बाकी श्रीलंका यहाँ पर जो है ये 67वें नंबर पर है, नेपाल 101वें नंबर पर है, और जो बांग्लादेश है ये आपका 75वें नंबर पर, भूटान ये पड़ोसी देश है इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ भारत के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख। एक तो आपको यहाँ पर देखिएगा टॉप पर कौन रहा है? टॉप पर रहा है नॉर्वे। कौन रहा है? नॉर्वे टॉप पर रहा है, फर्स्ट रैंक रही है। और अंतिम स्थान पर कौन रहा है? अफगानिस्तान, यहाँ पर लास्ट रैंक मिल रही है अफगानिस्तान को 167वीं। ठीक है, और हमारा इंडिया 46वें। तो ये 3 पॉइंट है यहाँ पे आपको ध्यान रखने में मेनली, एक तो टॉप, लास्ट और इंडिया। ठीक है, चाहे तो पड़ोसी देश यहाँ पे पाकिस्तान वगैरह जरूर 1-2 ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 2021 का जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट का जो डेमोक्रेटिक जो इंडेक्स है वो जारी किया गया है, हाल ही में इसको जारी किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला अपडेट है अपना, भारत में हर साल किस दिन को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस या नेशनल प्रोडक्टिविटी डे सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपका 12 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा इसके संदर्भ में जो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद है
इसकी थोड़ी सी डिटेल्स आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके जो महानिदेशक है वर्तमान में वो कौन है, अरुण कुमार झा है। और जो इसका जो परिषद की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 के अंदर, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है। अगला अपडेट, किसने सूर्य की गतिशीलता, लगातार बदलते अंतरिक्ष वातावरण और सूर्य पृथ्वी कनेक्शन पर हमारी समझ में सुधार के लिए 2 विज्ञान मिशनों, जिसमें एक है मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर, शॉर्ट में है MUSE, और दूसरा है हेलियोस्वार्म, क्या नाम है, हेलियोस्वार्म, ये दोनों जो मिशन है इनको लॉन्च किया है। तो ये किया है नासा ने। किसने, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी नासा, इन्होंने हाल ही 2 जो मिशन है उनको लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसमें पहला मिशन है आपका MUSI और दूसरा है हेलियोस्वार्म, ठीक है। हेलियोस्वार्म जो है और MUSI है, ये क्या कार्य करेंगे, देखिए सूर्य पृथ्वी के बीच का जो कनेक्शन है, दोनों जगह के जो वातावरण है और इनसे संबंधित अन्य रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए नासा जल्दी ही इन दोनों मिशनों को लॉन्च करेगा, ठीक है। नासा ने इसके लिए एक मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर, पहला नाम यहाँ पर मैंने आपको बताया, दूसरा नाम है हेलियोस्वार्म, इन दोनों मिशनों का चयन किया है और इनका उद्देश्य है पृथ्वी व सूर्य के बारे में इंसानी समझ को और ज़्यादा बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, आप बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए क्वेश्चन है कि बीते दिनों RBI ने इतिरा डेविस को किस बैंक के नए CEO और MD के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी थी। तो जो भी करेक्ट आंसर है आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।